अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। हस्बे मामूल और रस्मी तौर पर तारुफ कराए देते हैं मेरे शो के जो पार्टिसिपेंट्स हैं। आप उनके नाम और काम से वाकिफ़ हैं, लेकिन रस्म दुनिया है और मौका भी है। तो अदनान आदिल साहब, अनीक नाजी साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में हैं। नसीरुद्दीन खान नैयर साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से ही, जबकि राना मुबश्शिर साहब इस्लामाबाद से हमारे शो का हिस्सा होंगे। एंड द सिचुएशन इज़ राइट नाउ के डिले इन इलेक्शंस इज़ डिनाइड। अगर हम ज़ाहरी तौर पर देखें तो लगता है कि जितनी अफवाहें थी कि इलेक्शंस नहीं होंगे या डिले हो सकते हैं, वो दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि जो सियासी खिलाड़ी हैं वो मैदान में उतरे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। पोजीशनिंग बड़ी ज़बरदस्त है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो मुस्लिम लीग नून के बज़ाहिर जो गढ़ कहलाता था पंजाब लाहौर, उसमें मौजूद हैं और वो नवाज शरीफ साहब को ललकार है। नवाज शरीफ साहब PTI के गढ़ KP में मौजूद है और वहाँ वो बानी PTI को रगेद रहे हैं। और जो बानी PTI हैं वो जेल में हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को कोस रहे हैं। एनहेंस फोर्थ इस्टेब्लिशमेंट किसके पीछे है ये तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स जो इस वक्त सियासी खिलाड़ियों की हैं आवाम को चमकारने के लिए, लुभाने के लिए, वो बड़ी मानी खेज़ हैं। सबसे पहले थोड़ा उनका जायज़ा लेते हैं हल्का सा। नवाज शरीफ साहब वैसे तो वो खुद लीड करते हैं, वो पहले खुद ही आए थे चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए। सभी हम आवाज़ होकर कह रहे थे नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। आज उन्होंने फरमाया वो वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं आए। क्या कहा? यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया। मरियम यहाँ पे इलेक्शन लड़ने नहीं आई। 10 साल जिनकी हुकूमत रही है उन्होंने KPK का और मनसेर का क्या किया? नया KPK बनाया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? यहाँ पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया है। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स, और इसमें नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो फटे खड़का देंगे, वो ललकारेंगे, वो एहतसाब का मुतालबा करेंगे, लेकिन अनीक नाजी साहब आज की स्पीच में उन्होंने जजेस को कोसा, उन्होंने बानी PTI को इनडायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाया। एक तो हमें ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब खुलकर क्यों नहीं बोल रहे आपके ख्याल में, और क्या बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा की दस्तारबंदी हो चुकी है कि आज भी उन्होंने सबसे आखिर में खिताब किया? जी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये अब नवाज शरीफ जो है वो बार बार इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को, अपने वर्कर्स को, अपने वोट बैंक को बता रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को बता रहे हैं, सिस्टम को बता रहे हैं, और एक तरह से पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि उनके बाद उनकी जानशीनी मरीम नवाज के पास जाएगी, कोई और आके उसका दावा नहीं कर सकता। एक तो ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह बात है, उसको बार बार वो री एंडोर्स कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म बनने से दस्तबरदारी? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो ये कहना है कि मैं यहाँ वज़ीर आज़म बनने नहीं आया, ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हम इसको समझ रहे हैं शायद बात वो नहीं है, बल्कि यकीनन बात वो नहीं है। यानी ये कि वो ये MNA बनने आए हैं, वो MNA का इलेक्शन लड़ने आए हैं, वो MNA का इलेक्शन वहाँ से लड़ रहे हैं। जैसे वो ये कह रहे थे कि हाँ जी आप उदास हुए या नहीं हुए मेरे बगैर, लाइट गुफ्तगू जिस तरह करते हैं लोग। अच्छा, कि मैं आपके बगैर बहुत उदास हुआ, आप उदास हुए या नहीं? अच्छा, आप इतनी उंगलियां खड़ा करें, अगर आप 30 से कम के हैं तो ये करें, 30 से ज्यादा के हैं तो ये करें। मैं यहाँ वज़ीर आज़म बनने नहीं आया, मरियम यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आई। मतलब ये कि वो अगर पूरा मुकम्मल फिक्रा होता तो वो ये होता कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आया, मैं आपकी मोहब्बत में आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, वो दरअसल इस तरह की गुफ्तगू है जो इस तरह से गई है। हम जरा थोड़ा सा इसमें के वज़ीर ज़ाहिर है कि वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार उनके अलावा दूसरा PMLN के पास मौजूद ही नहीं है। हाँ। और जब ये ख्याल था या जब तो शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं आप कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने बहुत वजाहत से इस बात की यानी बावर करा दिया है और बता भी दिया है कि वो उन्होंने जो 1983 से यानी बतौर एक वर्कर जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, उन्होंने खुद ये कहा कि अब वो बतौर वर्कर नवाज शरीफ के साथ काम करेंगे। जब वो ये कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं है, वो MNA बन के इस्लामाबाद जाएंगे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ वो काम करेंगे। ये बिल्कुल वैसा मंजर होगा जैसे 1990 से 1993 तक का जो वज़ारत उज़्मा का दौर था मियाँ नवाज शरीफ का, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ का यही काम था। उसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ का जो एक स्पेशलिटी है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ज़रा बना के रखना, कोऑर्डिनेशन रखना, बीच में दूसरे लोग ना आए, गलतफहमी पैदा ना हो। मेरा ख्याल है कि वो इस तरफ तवज्जो रखेंगे, लेकिन वज़ारत आला के लिए आई डोंट थिंक सो कि वो। और ये भी आपने दुरुस्त कहा कि वो जो इलेक्शन मुलतवी होने का जो एक मुस्तकिल एक पूरा ग्रुप है जो ढोल बजाया जा रहा है, जैसे किसी बात पर एतबार नहीं है, वो किसी हद तक आप खामोश जरूर। आपने देखा कि वो तो पोल करवा रहे हैं अब और उसमें वो डबल बर्तरी दे रहे हैं PTI को। जी बिल्कुल, वो एक देखे जी इश्क है उसका ताल्लुक, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अकल का बोझ उठा नहीं सकता। वाह वाह वाह, उठा नहीं सकता, अकल है महवे तमाशा। अब आपने देखा कि मोहसिन नकवी ने भी आगे अपना बंदोबस्त कर लिया है। उन्होंने खुद किए?
मतलब बंदों को ज़ाहिर है जो खुद ही किए जाते हैं, और बड़े दुखों से उन्होंने अलविदा भी किया है। ये जो इस तरह के अलविदा है ना कि थैंक यू वेरी मच, ये अलविदा बड़े यानी तकलीफ दे और बड़ी वो लाचारगी में किए जाते हैं। तो वो सारी कोशिशें भी हो गई हैं, वहां से अलविदा भी हो गया। हत्ता कि ये कि इलेक्शन कमीशन ने अब इलेक्शन कैंपेन खत्म होने का वक्त और तारीख भी इशू कर दी है। बिल्कुल 6 फरवरी की रात ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस 16 दिन रह गए हैं। हाँ, मुमकिन है जी कि यकीन आ ही जाए फाइनली। अच्छा, वैसे अभी यकीन आ नहीं रहा, उस तरह से फिजा नहीं बन रही। हमें राना साहब भी कह रहे थे कि वो वाला माहौल नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा राना साहब, क्या लगा आज आपको नवाज शरीफ साहब को सुनकर? उनका बयानिया है कि अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना चाहें तो वोट को इज्जत दो है अब भी बाकी? देखिए, एक बात जरा बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए हम सबको, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। देखिए, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनके लोग पीछे चलते हैं। आप देखिए, एक बड़ा टिपिकल सेंटेंस आता था, और जहां पे भी जाएं आप, स्पेशली लाहौर में, पंजाब में जाएं, तो वो एक सेंटेंस जरूर यूज करते थे, और वो पीटीआई के दौर में भी यूज करते थे। और वो कहते थे जनाब के, उनको कहा जाता था ना कि बड़ा जी खा गए ने, लुट गए ने, ये वो कहते थे उनकी खा गया लुट गया, तो लांदा भी तो है ना। तो वो इसलिए तो बात यह है कि उनका एक डाई हार्ड कमिटेड मियां नवाज शरीफ साहब का एक वोटर सपोर्टर है, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और जो आज उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है ना, वो किसी जमाने में जब मूड में हुआ करते थे मियां नवाज शरीफ साहब, उस वक्त किया करते थे। हाँ, उनकी आले ठीक हो, मतलब कि वो तो जिस एज इफ ही इज लाइक टॉकिंग टू हिज लाइक फैमिली मेंबर्स, या कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू नो, जैसे बंदा फोन ते नहीं गल करदा, या सामने बिठा के हाल हवाल पूछ रहा होंदा है। सो ही लाइक कमिंग बैक टू हिज लाइक his own self, you know, was. So obviously it takes time, क्योंकि वो काफी अर्सा बाहर रहे हैं, और एक कम्युनिकेशन लेवल जो है वो डिसरप्ट रहा है किसी हद तक, और वो उसको जरा थोड़ा सा ट्यून अप हो रहे हैं। It is very much there for the prime ministership, for the slot of prime minister. ये जरूर होता, भी आप पूछ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब की करेंगे। शहबाज शरीफ साहब हो सकता है फेडरल कैबिनेट में बैठे, वहां पे उनका हिस्सा बने, और मरियम बीबी हो सकता है जनाब फेडरल कैबिनेट में बैठे, या चीफ मिनिस्टर बन जाए पंजाब की। मतलब इस तरह की चीजें वो चल सकती हैं, हो सकता है। लेकिन द पॉइंट इज कि एक दूसरा एंगल से अगर हम देखें कि जहां पे पीटीआई की बात है, तो पीटीआई जो है ना, इट्स इन आई वुड से कि एक रोलर कोस्टर की सिचुएशन की तरह फंसी हुई है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है एक लीडर की अपने बंदों के साथ, वो एग्जैक्टली 100% मेरे ख्याल में बाहर आके कम्युनिकेट नहीं हो पा रही। अच्छा। या इन प्लेस नहीं हो पा रही, या उसको जो कहा जाता है ना जी कि ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। मल्टीपल रीजन है उसके, और एक रीजन सबसे बड़ा तो ये है कि प्रोबेबली जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, गिने चुने लोग हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं इमरान खान से, जो बात कह रहा है अंदर से, वो मनोमन एज सच वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पा, वो उनके साथ एक पुरानी रेपो एज सच नहीं है। जो पुराने लोग जो लोग पीटीआई के थे, उन्होंने समझ आ जाती सी कि की कहना की चाह रहे हैं इमरान खान, वो आंख का इशारा जैसे कहते हैं ना, समझते थे, वो समझते थे। ठीक है। जो ये नई लॉट आई है, जो सामने आई है, उसमें मेरे ख्याल में देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, और प्रोबेबली जो व्हाट हिज थिंकिंग इज, उसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा रहा, और ना किया जा सक रहा है। उसमें ऑब्वियसली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। गैप है राना साहब, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप, इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन फॉर देम। लेकिन आप बड़े मजे की बात है कि आप बिलावल भुट्टो साहब को देखें ना, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तो बिल्कुल पंजाब में आके एक दूसरी टोन है उनकी, मतलब इन द नेक्स्ट लेवल। सो वो उसको भी जरा देखें, जहां जहां पे वीक पॉइंट्स हैं, वहां पे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, या जहां पे अपनी स्पेस बना सकते हैं इन द डेज टू कम, वो चीज है। लेकिन एक बात मैं पहले भी कही थी, आज दोबारा रिपीट करूंगा, ये जितने इंडिपेंडेंट लोग हैं जो इलेक्शन लड़के जीतेंगे, और जिनकी जरूरत पड़ सकती है, सबकी नहीं पड़ेगी जरूरत, कुछ की पड़ेगी, जिनकी जरूरत पड़ेगी उनके लिए डॉलरों के मुंह भी खुलेंगे, उनके लिए सब कुछ होगा, उनको जनाब अकोमोडेट भी किया जाएगा। बेशक वो कुरान पे हल्फ दें कि वो वफादार रहेंगे, आप कह रहे हैं, फिर भी वो बहक सकते हैं पैसे की चमक से, ये कह रहे हैं ना आप राना साहब?
बिल्कुल। चलें बिलावल साहब की तरफ आपने इशारा किया, वैसे बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखी है। वो एक तरफ से नवाज शरीफ साहब को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो पीटीआई के दिलगिरफ्ता सपोर्टर्स हैं उनको भी लुभा रहे हैं कि आप मेरे पास आइए, मेरे पास है आपकी तमाम, मैं हूं ना, जब मैं हूं तो क्या गम है। क्या फरमा रहे हैं बिलावल भुट्टो, सुने। कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस या इन्हीं चेहरों को बार बार मुंतखब करवाना है। ये सब आप एक मौका दे। मैं पीटीआई के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूँ, आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूंगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो ऑफर कर रहे हैं वो कह रहे हैं जख्मों पे मरहम रखेंगे, जो इंतकामी सियासत पीटीआई के साथ हो रही है वो उसको रोकेंगे। इक़्तिदार में आने के बाद अगर हम फ़र्ज़ भी कर लें तो नैयर साहब इतनी कैपेसिटी होगी बिलावल में कि वो वाकई रोक सकें वो सब कुछ जो पीटीआई के साथ हो रहा है? नहीं, ना ये बिलावल साहब की ख्वाहिश पे हो रहा है, ना ही उनकी ख्वाहिश पे रुकेगा। वो प्रॉब्लम कहीं और है, वहाँ जब रिजॉल्व होगी तो सब देखते रह जाएंगे कि कैसे रिजॉल्व हुई है। माजी में भी होती रही हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। और बिलावल साहब जो आपको पंजाब में खुद को पीटीआई और पीएमएलएन दोनों के मुतबादल लीडरशिप के तौर पे पेश करना चाहते हैं, तो माजरत के साथ अभी इनकी शख्सियत और जमात की मकबूलियत उन दोनों से बहुत पीछे है। तो आपको लाहौर का जलसा इंप्रेसिव नहीं लगा, एंट्री इन लाहौर? मैंने एक बात कह दी है कि इनकी शख्सियत और इनकी जमाती हैसियत पंजाब में उन दोनों सियासी ग्रोहों से बहुत पीछे है। मियाँ साहब की शख्सियत बहुत आगे है, बानी पीटीआई की शख्सियत बहुत आगे है इनसे। बट अगर आप ताहिरुल कादरी को साथ मिला लें, एतजाज एहसन साहब भी जलसे में नजर आए और अपना वतन इस पलड़े में डाल दें, ताहिरुल कादरी साहब के सपोर्ट बेस को हम समझते हैं कैसे वो जीते थे और कैसे छोड़ के चले गए। छोड़े वो अब बैलेंस भी नहीं रखते पावर पॉलिटिक्स में। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पावर पॉलिटिक्स में एक हिस्सा डाल सकते हैं। पंजाब में इस वक्त जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो बाय एंड लार्ज पीटीआई के नामजद करदा आज़ाद उम्मीदवारों और पीएमएलएन के रवायती उम्मीदवारों के दरमियान होगा। अगरचे पीएमएलएन ने कुछ नशिस्तों पर कंप्रोमाइज़ किया है, वो इस सियासी ज़रूरत के तहत नहीं किया कि उन्होंने कोई कमिटमेंट की थी। उन्होंने एक पोजीशन ली है कि हम अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं ताकि मुस्तकबिल में जीतने वाले उम्मीदवारों को ल्योर आउट कर सके। उन्होंने अपने बेहतरीन साथियों की भी कुर्बानी दी है ताकि इस तसर को कायम रखा जा सके कि आइंदा अगर कोई उम्मीदवार 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पीएमएलएन को ज्वाइन करेगा तो उसे भी वैसे ही अकामोडेट किया जाएगा जैसे पीटीआई छोड़ने वालों को अकामोडेट किया गया या आईपीपी में जाने वालों को अकामोडेट किया गया है। अभी जो पंजाब की सियासत है अभी तक ये आज़ाद उम्मीदवारों और पीएमएलएन के नामजद करदा उम्मीदवारों में है। और बिलावल साहब का ये कहना है कि मैं सख्ती कम कर दूंगा ही नहीं कर दूंगा, ये मुकदमात ना उनकी ख्वाहिश पे कायम हुए ना उनकी ख्वाहिश पे ख़त्म होंगे। ये रिकन्सिलिएशन कहीं और होगी जो अभी नज़र नहीं आती। वो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या बनता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता नरमी होगी। अगर पीटीआई क्लीन स्वीप करती है तो मंजर और होगा, अगर नहीं करती तो फिर सख्ती की ज़रूरत कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता प्रोसिक्यूशन को सॉफ्ट कर दिया जाएगा। 1-2 बंदों के अलावा किसी की सजाया भी मतलूब नहीं, वरना 8 से 9 माह हो गए हैं, अभी तक कहीं भी किसी केस की 9 मई के किसी केस की प्रोसिक्यूशन शुरू भी नहीं हुई। अगर प्रोसिक्यूशन हो रही है तो सिर्फ एक ही साहब की हो रही है और दिन में 2-2 3-3 मुकदमा चलते हैं और बाकी किसी के नहीं हो रही, और लगता है किसी और की सज़ा मतलूब नहीं है। इलेक्शन रिजल्ट के ताबे देखा जाएगा कि इनकी प्रोसिक्यूशन भी किस लेवल तक रखनी है और किस लेवल तक लोगों को रिलीफ देनी है। और ये फैसले करने में मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब का कोई किरदार होगा। ठीक है। हाँ, अगर बिलावल साहब इतनी सीट्स निकाल लेते हैं कि पंजाब में एक स्पेस पैदा करें, एक सिम्पथी पैदा करें तो फिर यह, लेकिन अभी तो यही नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में पीएमएलएन की कोलिशन पार्टनर होगी और मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल संजीदा उम्मीदवार है। वजारत उज़्मा के हालात के ताबे फैसले तब्दील हो जाते हैं, मजबूरियां होती हैं, लेकिन अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार हैं। और एक और तसर भी कायम हो रहा है पीएमएलएन के अंदर कि मखलूत हुकूमत में बिल्कुल ना जाया जाए। अगर हम बर्तरी के साथ हुकूमत नहीं बनाते तो फिर
कोलिशन पार्टनर बन के वज़ारत उज़्मा की नशिस्त कुर्बान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये PML के अंदर उन लोगों में का तासर है जो इंतखाब जीतने की पोजीशन में है, तमाम तर मुश्किल के बावजूद वो किसी ऐसी कोलिशन में नहीं जाना चाहते जिसकी सरबराही पीपल्स पार्टी के पास हो और PMLN के पास सिर्फ मिनिस्टर्स हो। उनका माजी में तजुर्बा भी कुछ चंद माह चला था और फिर सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा था। अब PMLN मियां नवाज शरीफ अगर कौमी असेंबली में होंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में भी नहीं बैठेंगे और लेसर लेवल के साथ कोलिशन पार्टनर बनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो 2/3 से सादा पे आ गए हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट ही फॉर्म करनी है। ठीक है, 2/3 ना उन्हें कभी मिल सकती थी ना मिल सकती है, उनके कैंडिडेट्स ही नहीं है। चले 141 सीट्स पे तो वो पूरी तरह सीरियसली कंटेस्ट नहीं कर रहे, तो 2/3 कहाँ से लेंगे? चले अगर एक्सक्लूसिव हम करें, जरा थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करें, द पॉलिसी ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी एंड द पॉलिसी ऑफ पीपल्स पार्टी ओवरऑल, अदनान आदिल साहब, एंड द इंडक्शन ऑफ चौधरी सरवर एंड एतजाज़ अहसन साहब की एंट्री, जो पहले मिल भी नहीं सके थे आसिफ अली जरदारी से, ये माजी करीब ही की बात है, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई थी और वो करीब समझे जाते हैं बानी PTI के भी। तो आप कैसे इसको डाइसेक्ट करेंगे? बिलावल क्या करना चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी की सियासत इन पंजाब थ्रेट बन सकती है नून लीग के लिए? नहीं, मैं फिलहाल तो कोई थ्रेट, जी नसीर साहब बताइए। प्लीज फिलहाल तो कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन बिलावल को भी इसका एहसास तो होगा कि मेरी इस वक्त पोजीशन पंजाब में बहुत कमज़ोर है, मेरी पार्टी की भी बहुत कमज़ोर है। सिर्फ वो एक इंग्रेस कर रहे हैं, वो आइंदा के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एक फ्यूचर के लिए अपना फुट होल्ड यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद को एक मुतबादिल के तौर पे पेश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि लोग उन्हें मुतबादिल तस्लीम करें या ना करें, लेकिन ये कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कोई ना दोस्त होता है ना दुश्मन परमानेंट, बल्कि अपने मुफादात होते हैं। तो इसीलिए एतजाज़ अहसन को जो पहले नहीं बुलाना पसंद करते थे बुला लिया, इसी तरह गवर्नर सरवर भी वहाँ चले गए। अब उनको ताहिरुल कादरी से भी उनका जो हुआ है तो कोई 8-10 हज़ार वोटों का फ़र्क पड़ सकता है उस हल्के में, उनकी है सपोर्ट बेस है छोटी मोटी। तो हो सकता है कि बिलावल के बारे में जो कहा जा रहा था 5-10 हज़ार वोट लेंगे, तो हो सकता है वो 20-25 हज़ार वोट ले ले, तो एक थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल फिगर हो जाएगा। लेकिन ये कि अभी उनका कोई चांस नज़र नहीं आता। उनके उम्मीदवार भी वही जीतेंगे जो ज़ाती हैसियत में, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी है, मखदूम अहमद महमूद हैं, हो सकता है कि वो भी जीतें या ना जीतें, लेकिन ये कि उनकी पोजीशन है, अच्छी पोजीशन में है। कुछ उनके जो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या अपने इलाके के बासर लोग हैं, तो उसके अलावा तो पीपल्स पार्टी का कोई चांस नहीं है। और बड़ा अपॉर्चुनिज्म है, मौका परस्ती है, लोग देख रहे हैं। अब ये पुराना दौर तो है नहीं, मीडिया है, सोशल मीडिया है। वो जिस हुकूमत के वजीर खारजा थे पूरी दुनिया के सैर करते रहे, 50 दौरे किए, एक वो लग रहा था कि तफरीही वजीर हैं, और वो उसमें उनके पार्टी के और लोग भी वजीर थे। 16 माह उनकी हुकूमत रही, उस दौरान जो अच्छा बुरा हुआ उसके वो बरियुज़िम्मा खुद को करार नहीं दे सकते। अब वो सारा मलबा शहबाज शरीफ पे और नून लीग पे डाल रहे हैं, उन पे महंगाई का। तो ये एक तरह से आप देखा जाए तो लोग भी तो जज कर रहे हैं ना कि कल जिस हुकूमत का हिस्सा थे आज उसी को मतून करार दे रहे हैं, जिसकी तारीफ करते थे आज उसी को बुरा कह रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का फिर जो कराची का हाल उन्होंने किया है, पीपल्स पार्टी ने, कराची वो शहर है जो पाकिस्तान को 55% रेवेन्यू देता है, जो सिंध हुकूमत का 80-85% आमदन वहाँ से आती है, उसको कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। वहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, एक इंतहाई बुरी हालत में वो शहर पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत में वो है। और खुद सिंध में जो आप अगर अंदरूने सिंध जाएं तो लगता है जैसे मोहनजोदड़ो के दौर में चले गए। तो लोग ये सब कुछ भी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बताएं सिर्फ अगर 1-2 अस्पताल उन्होंने बना दिए हैं, और वो ऐसे अस्पताल हैं जहाँ उनका अपना और अपने वालिद का भी इलाज नहीं होता, वो भी दुबई भागते हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो ऐसे उसमें वही नहीं, लेकिन देखिए बात यह है कि सब लोग ऐसे वादे कर रहे हैं जो इस इलेक्शन में जो पूरे नहीं हो सकते। पाकिस्तान का जो बजट है इस वक्त 9,000 अरब रुपए का खसारा है, और हमें 25 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे चाहिए इस साल सरवाइव करने के लिए। और ये कह रहे हैं कि जी हम 300 यूनिट मुफ्त देंगे, 200 यूनिट मुफ्त देंगे। भाई पैसा कहाँ से आएगा? अभी तो आप IMF से वादा कर रहे हैं, आपकी वजीर खजाना निगरान ये कह रही है कि हम 5 रुपए उस पर चीनी पे टैक्स लगाएंगे। गैस जो कि 1 साल में 5 गुना बढ़ चुकी है जिसके बिल्स, उस पर मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। तो फिर आप मुफ्त में बिजली कैसे दे सकते हैं? ये तो आप लोगों को बेवकूफ़ी बना रहे हैं कि हम ये कर देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, सड़कें बना देंगे। भाई ये जो बैरूनी कर्जे लेके तुमने पहले काम किए हैं उसकी वजह से तो आज हम इस दलदल में फंसे हुए हैं कि 100 अरब डॉलर से ज्यादा हमारा कर्जा है, और कर्जा वापस करने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं। तो अवाम जो है उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो वादे इलेक्शन के मौके पे किए जाते हैं ये सिर्फ उनको
बेवकूफ़ बनाने के लिए किए वही ना, जाते हैं। चांद तारे तोड़ के लाने के वादे करने हाँ। वाले भी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन आपने जो बात की, IMF की रिपोर्ट जो है वो भी चश्मकुशा है कि पाकिस्तान की हालत बहुत है, और ऐसे में लीडर्स के बहलाने फुसलाने वाले ये वादे और दावे, अगर अवाम में जैसे कि बात की जा रही है कि शऊर है काफ़ी हद तक, तो वो कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कौन है हकीकत पसंद और कौन सच्चे दावे कर रहा है जिनको हकीकत बनाना मुमकिन हो सकेगा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले बात होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की। ज़रा ज़ेर एहताब पार्टी की तरफ आते हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब कुछ बता रहे हैं कि हालात क्या हो सकते हैं आगे जाके अगर यही सूरत हाल रही। तो ये सजेशन देखिए आपने अनीक साहब, वो ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामलात पुनः लेके जाएँ। बानी PTI भी कह रहे हैं वो 19 माह से बातचीत करने को तैयार हैं, वो सियासी आदमी हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इत्तेहादी हुकूमत आती है तो वो मसाइल हल नहीं कर सकेगी, तगड़ी होनी चाहिए हुकूमत। अब जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ थ्रेट, फरियाद के लहजे में, क्या इस्टेब्लिशमेंट इससे दबाव में आएगी? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने ये कहा कि स्टेट अगर खिलाफ हो जाए तो बात यह है कि बनाया किसने था? स्टेट ने तो बनाया था, स्टेट ने परवरिश की थी, पाला था, पोसा था, ना सही देखा ना गलत देखा, आपके लिए रास्ते बना के सब कुछ आपको दे दिया। परफॉर्मेंस आप कर नहीं सके, मतलब परेड लगाई रही, फाइनेंस मिनिस्ट्री में परेड लगी रही, पुलिस में परेड लगी रही, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में परेड लगी रही, मतलब नालायकी की कोई एक तो मिसाल तो है नहीं। अच्छा, जब नहीं चला सके आपको अपने हाल पे छोड़ दिया, यानी आपके बंदे तक अगले पूरे करके देते थे, आप अपने मतलब पार्टी तक इंटैक्ट नहीं रख सकते थे, वो भी उनका काम था। हुकूमत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तक वो चला रहे थे। फॉरेन पॉलिसी में आपने बर्बादी कर दी जाके, अरब दोस्तों को आपने बर्बाद कर दिया, न्यूयॉर्क में जाके आपने एक न्यूज़ चैनल का इफ्तिताह का ऐलान कर दिया, उनको एम्बैरस किया, वो टर्की, मलेशिया, मतलब कौन सी वो जगह है जहां पे आपने शर्मिंदा नहीं करवाया। इकोनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी गई, इकोनॉमी गई, गवर्नेंस गई, एडमिनिस्ट्रेशन गई, सब कुछ तो चला गया। अच्छा, जैसे इनको इनके हाल पे छोड़ा ये गिर गए। उसके बाद से जो इन्होंने एहतजाज शुरू किया है, जिसका क्लाइमेक्स फिर हमने 9 मई को देखा। अब इनको ये असल में बात यह है कि जज्बात, लॉजिक और इमोशन ये बैलेंस होना जी तो जिंदगी चलती है। लॉजिक अगर ओवरकम कर जाए तो एक बहुत ही ड्राई सा टेक्नोक्रेट निकल आता है, यानी वो भी नहीं चलता उस तरह। इमोशन अगर ओवरटेक कर जाए तो ये PTI वाले निकल आते हैं कि जहां पे लॉजिक है ही कोई नहीं, जज्बात जज्बात, जिसको ये जुनून कहते हैं, फखर से कहते हैं। तो बात ये है कि ये अब वहां पे ले जा, इनको समझ अब तक आ ही नहीं रही है कि आप नाकाम बगावत के मुर्तकिब हैं। इससे बड़ा ताकत की दुनिया में जुर्म होता कोई नहीं। जो आप कर सकते थे कर लिया, नाकाम अब आप हो चुके हैं। ये तो अगेन पाकिस्तान एक बड़ा, वो चूंकि खुला डुला मुल्क है, ये कहना चाहिए जितनी इनको फ्रीडम है अभी तक, ये इस तरह से कर रहे हैं। कोई इनका, यानी अब ये शिकवा करना का स्टेट, आप तो अब जो भी सोचने समझने वाला, तारीख पे थोड़ी सी भी नजर रखने वाला है, वो इससे वाकिफ है कि PTI की हिस्ट्री तो खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, अब बात यह है कि वो जो एंटी नवाज या एंटी ट्रेडिशनल पार्टीज, जो एक बहुत बड़ा फिगर है इन नंबर्स, लोग तो हैं ना, वो तो कहीं नहीं गए, वो तो मौजूद हैं। उनको नया प्लेटफॉर्म चाहिए। ये वहां बिलावल भुट्टो वो कह रहे हैं ना कि मैं हूं, वो आगे बढ़ के उस लहजे में बात कर रहे हैं जिस लहजे में PTI बात करती है। वो जगह फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कामयाब हो रहे हैं उसमें, उस लहजे में अब बात नहीं जी, करने नहीं, इस तरह नहीं होंगे, क्योंकि वजह यह है कि बहरहाल मानना पड़ेगा कि बानी PTI जो है उसकी शख्सियत में और बिलावल भुट्टो की शख्सियत में उस जमीन आसमान का फर्क है। वो उस तरह का, हाँ, आसफा भुट्टो अगर उनके साथ मिल जाए आज, अगर वो, जैसे अदनान आदिल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इलेक्शन तो उनका टारगेट है भी नहीं। अच्छा, वो इससे अगले इलेक्शन के लिए अपना एक ग्राउंड वर्क वो कर रहे हैं। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब खुद भी कहते हैं कि बात यह है कि मेरा घोड़ा तो यही है, मैंने इसी पे दौड़ाना, मैं बाहर से तो नहीं घोड़ा लेके आ सकता। तो अब वो बिलावल भुट्टो जाहिर है कि जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये वाली काफी है नहीं। हाँ, ठीक है। PTI के हवाले से सुना आपने रन साहब, अनीक साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर तो फरमा रहे हैं कि बानी PTI ने फौज के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, ये एक गलत फहमी है जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितनी देर और लग सकती है PTI को पलटने में? देखें, जब हुकूमत मौजूद थी PTI की, और हुकूमत के जाने से तकरीबन एक 1.5 साल पहले कह सकते हैं आप, 1.5 साल पहले जो था, पिंडी वाले जो थे उन्होंने इनसे हाथ उठा लिए थे। ये हकीकत है, ठीक है। और इसलिए उठा लिए थे कि देयर वर सर्टेन थिंग्स जो समझ नहीं आ पा रही थी कि हुकूमत क्या कर रही है और पिंडी क्या चाह रही है। सो वहां पे एक जो सेम पेज वाली बात थी वो खत्म हो चुकी थी। तो अच्छा, इसलिए उन्होंने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया था। PTI की हुकूमत को पिंडी वालों ने अपने हाल पे छोड़ लेकिन दिया। चकवाल तो साथ था ना। देखिए, चकवाल मैटर नहीं करता था। अच्छा, मैटर वो करता है एक चीज याद रखे, द बक स्टॉप्स विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है
उस पे जाके सारी चीजें रुकती है, और वो जो फैसला करता है पूरी जो फोर्सेस है उसको फॉलो करती है, स्पेशली मिलिट्री जो है उसको फॉलो करती है। तो इस चीज को बिल्कुल जहन से निकाल दें कि कोई एक बीच में से शख्सियत उठ के तो वो कुछ ना कुछ नहीं, वो असल में हमारे जहनों में परवेज मुशर्रफ मरहूम और इशफाक परवेज कियानी साहब का टाइम चल रहा था, तो मैंने इसलिए ये सवाल आपसे किया। ऐसे जी मैं आपको समझाता हूँ, उस वक्त अच्छा। जो था ना मसला, उस वक्त मसला ये था, परवेज मुशर्रफ साहब ने जब वर्दी उतार दी थी तो कियानी साहब के साथ उस वक्त प्रॉब्लम शुरू हुए थे परवेज मुशर्रफ के, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब बाद में भी ये कहते थे कि जनाब उन्होंने को गलत फैसला कर लिया था कियानी साहब को चीफ बना के। तो ठीक है, बाद में वो उनके एक दैट्स हिस्ट्री नाउ, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो फैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करता है, उस ऑफिस में जो बंदा बैठा होता है, जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वहां पे जाके बक स्टॉप करता है। अब अच्छा। ये इनका मसला ये था, देखे हमें 10,000 ब्रीफिंग्स मिली, हमें भी, ठीक है, वहां पे चैटम हाउस रूल अप्लाई करता है, आई विल स्टिक टू इट, ठीक है, मैं आज भी उस पर कायम, लोग नहीं कायम रह रहे, मैं रहूंगा कायम, ठीक है। क्यों? उसके अंदर जो बातें हुई थी, जो उस वक्त के चीफ थे, जो उन्होंने बातें की थी, वो मैं उसको यहाँ पे अपने सीने के साथ ही लगा के रखूंगा कि फिर मैं रिपीट करता हूँ, चैटम हाउस रूल जो है आई विल पासदारी करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा राना साहब, अभी अगर इलेक्शंस के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इजाजतनामे जारी हो गए, आप तो सब देख रहे हैं, इससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हो सकता है? देखिए बड़ी अच्छी बात है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर ऑब्जर्वर्स तो आ रहे हैं, उनके वीजे की जो उनकी वीजा क्लियरेंस जो सी वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने कर दी हुई है, उनकी क्लियरेंस हो चुकी है। अच्छा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में हुई है, सारी क्लियरेंसेस हो चुकी है। जो थिंक टैंक्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो थिंक टैंक्स के आने का मतलब ये है कि यहाँ पे केस स्टडी होगा। तो केस स्टडी क्या होगा? इलेक्शंस एक केस स्टडी होगा, जब वो वापस अपने अपने मुल्कों में जाएंगे, यूरोपियन यूनियन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे, वो थिंक टैंक्स उसको एज अ केस स्टडी वहां पे स्टडी करेंगे। अच्छा। अब इसमें थोड़ा सा अगर जिसकी बात ये गौहर साहब कर रहे हैं कि जी हमें थोड़ा सा एज मिलना चाहिए, थोड़ी सी हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए, जिसकी ये बात कर रहे हैं, ब्रीदिंग स्पेस उनको देखे, ब्रीदिंग स्पेस उनको मिल सकता है, मिल सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी, मेरा जाती ख्याल है, आई कैन बी रॉन्ग, बट आई पर्सनली थिंक कि अभी भी इलेक्शन से कुछ अरसा पहले इनको शायद थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, शायद। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कि फॉर ग्रांटेड लिया गया सबको, ठीक है इन्होंने। चले ये तो हो गया, लेकिन आपका जो एक्सपर्टीज है वो हमें सिक्योरिटी खदशात के हवाले से भी चाहिए। 3 यूनिवर्सिटीज थ्रेट अलर्ट पे बंद की गई, उनके जो इम्तिहान थे सालाना वो मुलतवी हुए। राना साहब, ये सीरियस थ्रेट्स क्या इलेक्शंस को भी मुतासिर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये तो फिर मैं कुछ कहूंगा तो फिर मेरे पे कोई इल्जाम लग जाएगा। इलेक्शंस के बारे में मेरे से मत पूछे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मेरी राय आज भी राना साहब आप ना करते ना, वो कहते हैं इनकार सी लज्जत इकरार में कहाँ है, बढ़ता है इश्क गालिब उनकी नहीं से। आपने ना करते हुए बात हमें बताई दी है, यानी खदशात अपनी जगह पर मौजूद है, सिक्योरिटी के ज़ाहिर है कंसर्न को सीरियसली एड्रेस करने की भी ज़रूरत है, खुसूसन पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ब्रीदिंग स्पेस की बात राना साहब ने की, और राना साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले मे बी ऐसा हो जाए कि कुछ ठंडी हवा के झोंके, वैसे तो सर्दियां हैं, पीटीआई के लिए आना शुरू हो जाए। लेकिन नैयर साहब, अलीमा खान साहिबा जो हमशीरा हैं बानी पीटीआई की, वो ये कह रही हैं कि 3 हफ्तों से हमारी पिटिशन लगी है, चीफ जस्टिस साहब उसको पिक करें ताकि बानी पीटीआई का फैसला हो सके। एक तो ये, दूसरा बल्ले के हवाले से जो तफसीली फैसला है उस पर बैरिस्टर गौहर ने बात की है, उन्होंने कहा तफसीली फैसला आएगा तो हम इस पर कुछ कर सकेंगे। इन दोनों पर अगर आप रोशनी डालें तो मुमकिनात क्या है? एक तो अलीमा खान साहबा बतौर हमशीरा बानी पीटीआई काबिल इज़्ज़त हैं, बावकार खातून हैं, लेकिन वो पीटीआई की तर्जमान नहीं है, इसलिए उनके बयान को पीटीआई का बयान नहीं कहा जा सकता। गौहर साहब ने जो बात की है कि हम डिटेल्ड फैसला के बाद रिव्यू का फैसला करेंगे, तो ये वक्त ऐसे गुजार देंगे। ये इलेक्शन पीटीआई की जीत का इलेक्शन नहीं लगता। इस इलेक्शन में पीटीआई की जो स्ट्रगल है वो सर्वाइवल की है कि क्या पीटीआई इस इलेक्शन के बाद किसी फॉर्मेशन में अपनी पार्लिमानी हैसियत बरकरार रखती है या नहीं, और केपी में गवर्नमेंट बना पाती है या नहीं। पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के
इम्कानात दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इन्होंने जो टिकट्स तकसीम किए हैं और जो पैनल बनाए हैं पंजाब में, बिल्कुल किसी भी अंडरस्टैंडिंग के बगैर बनाए हैं कि वो लोग MPs और MNAs का एक दूसरे के लिए कोई जो रेसिप्रोकल सपोर्ट रोल होता है, वो पंजाब के मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वो सपोर्ट रोल टोटली एब्सेंट है। सिर्फ सिंबल्स ही डिफरेंट नहीं हैं। मैं माजरत से कहता हूँ, लोग भी मुख्तलिफ हैं। PTI में सिर्फ इसलिए है कि PTI में उन्हें वोट बैंक नज़र आ रहा है, ठीक है, लॉयल्टी सबकी कहीं ना कहीं है। बाकी जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो फिर देखेंगे। और ये जो अभी तो पंजाब में कोई सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम टू रन द PTI's इलेक्शन कैंपेन टोटली नॉन एग्जिस्टेंट है। कहीं अंडरग्राउंड हो रहा हो तो कुछ नहीं, लेकिन ओवर द ग्राउंड जिसके ऑप्टिक्स हो या जिसे पब्लिक परसीव करे, वो एक कॉमनर के लिए नहीं है। कॉमनर में सिम्पथी है बानी PTI के लिए, वो डिफरेंट सिंबल्स पे भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके बेशुमार हलकों में कैंडिडेट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, अपनी अपनी जीत का खेल खेलना चाहते हैं। अगर आज वो अपनी अपनी जीत का खेल खेल रहे हैं तो कल क्या होगा? ये PTI के लिए भी लम्हा फिक्री है, गौहर खान साहब के लिए भी लम्हा फिक्री है, क्योंकि फाइनल लिस्ट इनकी है। खान साहब इस फाइनल लिस्ट को वो नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। ये जो नाहली का मामला है और ये जो बल्ले का मामला है, ये आने वाले 2-3 माह में सिमट सकता है, क्योंकि PTI तो दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाने की भी बात कर रही है, लेकिन वाजे नहीं कर रही ना बात। या तो एक डिसीजन ले और इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा दे और फिर नए डॉक्यूमेंटेशन के साथ इलेक्शन कमीशन में आ जाए। वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से फैसला नहीं कर पा रही। नहीं, मेरा ख्याल इनमें कॉन्सेंसस का फुकदान है, माजरत के साथ। बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बट दे आर नॉट ऑन द सेम। अच्छा, ये इसमें जो बड़ा अहम पहलू है वो है जर्नलिस्ट को जो वीजे वगैरह जारी किए गए हैं। अनीक साहब, मैं शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगी इस पर कि इससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को फायदा हो सकता है? जी, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि बिल्कुल भी ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, जानबूझ के मुझे नहीं समझ। क्रिस्टीना लैम है बुनियादी तौर पे, बहुत रिनाउंड वर्ल्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट है। उन्होंने एक ट्वीट की थी, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, उनको डिनाई हो गया। उन्होंने ट्वीट की, उस पर यहाँ भी शोर मच गया कि देखिए ये क्या हो रहा है। क्रिस्टीना लैम 2001 में उनको डिपोर्ट किया गया था कोयटा से। उन पर बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम है, गूगल ऑनलाइन दस्तयाब है, वो इल्ज़ामात की तफसील दस्तयाब है। उसके बाद फिर ये फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ दोबारा इन्होंने पाकिस्तान आने की कोशिश की, इनको इस्लामाबाद से दोबारा से डिपोर्ट वापस कर दिया गया। इन्होंने एक तो ये साबित करने की कोशिश की थी कि ISI के उस जमाने में ISI के कुछ लोग हैं जो तालिबान की मदद कर रहे हैं, और दूसरा इन्होंने ये साबित करने की कोशिश उसामा बिन लादेन के नाम से एक ट्रैवल बोर्डिंग कार्ड इन्होंने निकलवाने की कोशिश की थी। इन पे ये इल्जाम है, ये बहुत संगीन नौयत का इल्जाम है। उस पर डिपोर्ट हुई हुई है, उनको इसलिए आने का वीजा नहीं मिला, न कभी आइंदा मिलेगा, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं। हाँ, लेकिन इसको बयानी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ना। कुछ अकाउंट कुछ लोग कर रहे हैं, जो बढ़ावा में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, और ऐसे लोग कर रहे हैं जो दोनों ही जानते हैं इस बैकग्राउंड को, उसके बावजूद फाउल कर रहे हैं। ये फाउल है। अच्छा, लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी संडे से कैंपेन शुरू करने का बानी PTI ने कायदाना सब बैरिस्टर अली जफर साहब ये फरमा रहे हैं। बट क्वेश्चन इस के एक तो ये कि क्या आज़ादाना तौर पर कैंपेन करने की इजाज़त मिलेगी या सोशल मीडिया तक की महदूद रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? एंड द यूज़ ऑफ AI कितना फ़ायदा दे सकता है PTI को? देखिए, PTI जो है एक जो तालीम याफ्ता मुतवसत तबका है उसमें तो बहुत पॉपुलर है, और उसको सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़र्क पड़ भी सकता है। लेकिन असल में इलेक्शन जो है वो 50% तो देहात में है, और वो ऐसे लोगों के पास जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जाना, उसमें तो इनको मुश्किलात का सामना है, जैसा कि नैयर साहब ने भी कहा। और जो अब तक हमने देखा है क्रैकडाउन अभी भी जारी है। जो इनके नामजद उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको भी अभी तक हैरेसमेंट हो रही है। उनके डेरों में जा रहे हैं पुलिस वाले, उनको उठाया जा रहा है, उनके घरों में जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़े पैमाने पे इनको मोबिलाइजेशन करने की इजाज़त जो है हुकूमत देगी, क्योंकि अभी तक तो हुकूमत का रवैया जो है वो इनके साथ नामुवाफिक ही है। और इन्हीं हालात में इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। जैसा कि राना साहब कह रहे हैं कि इजाज़त मिल रही है थिंक टैंक्स को और बाहर के मुबसरीन को आने की, तो उससे ये उम्मीद तो की जा सकती है कि इलेक्शन डे पे बोगस वोटिंग नहीं होगी, और बैलेट जो है वो जैसे भी हालात हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, कम से कम जो बैलेट पेपर का तकद्दुस है वो कायम रहेगा। वरना ये भी हो सकता है कि बहुत से हलकों में तो बहुत से पोलिंग स्टेशन पे इनके वही ना हो, पोलिंग एजेंट ही ना हो, जिस तरह के हालात का इन्हें सामना है। तो फिर बोकस वोटिंग भी हो सकती है मुखालिफ उम्मीदवारों की तरफ से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो अब देखना ये होगा कि कितना टर्न आउट होता है इलेक्शन डे पे, क्या
इनका जो वोटर है वो बददिल होकर घर तो नहीं बैठ जाता, वो वोट डालने जाता है कि नहीं जाता है, और अगर जाता है तो फिर क्या बोगस वोटिंग तो नहीं होती, और क्या जो इलेक्शन रिजल्ट कंपाइल होता है वो फ्री फेयर तरीके से होता है कि उसमें तो डॉक्टरिंग नहीं की जाती। और सिक्योरिटी तो जाहिर है कि इंश्योर करेंगे वो, तो हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो उन्होंने इस बात का एहतमाम किया हुआ है तो इलेक्शन हो रहे हैं। अगर वो एहतमाम ना करते तो इलेक्शन क्यों होते? तो सिक्योरिटी की तो मुझे कोई ऐसी ख़ास कंसर्न नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये है कि जो इलेक्शन पोलिंग का दिन है वो अगर फ्री फेयर हो गया तो फिर शायद थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी इस प्रोसेस को मिले, क्योंकि अब तक तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जिस तरह इनका इंतखाबी निशान ले लिया गया एक पार्टी से पूरी तरह। पिछले इलेक्शन में नून लीग मातूब थी लेकिन उससे पार्टी से निशान तो नहीं लिया गया था, इनका तो निशान ले लिया गया। एक पार्टी को तकरीबन जो है आपने आउट ही कर दिया गेम से, एक एकतरफा जो है माहौल है। उस जमाने में महकमा ज़राअत काफ़ी एक्टिव था, तो वो आपको पता है उस जमाने में क्या क्या होता रहा, वो दूसरी तरह की वारदात थी। ये ज़रा वारदात में फ़र्क है, लेकिन कमोबेश नताइज हमें एक ही तरह के दिखाई दे रहे हैं। तब नवाज शरीफ साहब को बाहर कर दिया गया था और फिर सेनेट के इलेक्शंस में भी हमने देखा कि क्या कुछ हुआ, लेकिन अब स्टोरी डिफरेंट अंदाज में अपने आप को दोहरा रही है। कुछ मुमासलत है और कहीं कहीं काफ़ी हद तक इख्तलाफ भी। बहरहाल अगर बहुत से सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं तो नए सवाल भी उठेंगे जिनका जवाब हम इस पैनल पे, इस प्लेटफॉर्म से तलाश करने की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।